ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ या ना? ठीक है। तो देखो 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 express sequence tag, the tags EST, EST, that goes method, EST express sequence tag method is based on identifying is based on identifying is based on identifying all the genes that are expressed as RNA, that are expressed as RNA, that are expressed as RNA। ठीक है। भाई सवाल पूछा गया था नीट 2020 में, पिछले साल। ठीक है। इस साल तो भाई नीट का पेपर देखा ही नहीं यार अभी तक। चल यार समझ आई मेरी बात? भाई बोलो हाँ या ना? यस सर। चलो ठीक है। दूसरी टेक्निक पे आते हैं। टेक्निक नंबर 2। पहले टेक्निक तो ईएसटी है, दूसरी टेक्निक है, दूसरी मेथडोलॉजी हमारे पास सीक्वेंस एनोटेशन। कौन सी है? सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है। ये टेक्निक क्या है? ये टेक्निक क्या है? जैसे कि हमारे पास ये जीन तो ये डीएनए क्या है? ये पूरा डीएनए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर जीन को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं या टेक्निकल में यहाँ पर हम सिंपल क्या कर रहे हैं? सिंपल इतने सीक्वेंस है, क्या इतने सिंपल इतने ही सीक्वेंस है, पूरा जो जीनोम है, ठीक है, कंप्लीट जीनोम को, ठीक है, होल जीनोम को यहाँ पर हम एनोटेट कर दे रहे हैं, मतलब मार्क कर दे रहे हैं। ठीक है। अरे समझ आई मेरी बात? मतलब कंप्लीट डीएनए को हमने क्या कर दिया? उसकी सीक्वेंसिंग कर दी। क्या कर दी उसकी? हमने सीक्वेंसिंग, होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग हम यहाँ पर कर देते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक। तो इसमें नोटेशन में लिखो इज अप्रोच इज। अच्छा पहले एक काम करो, आप ईएसटी के नीचे नोट कर लो। ये करिएगा, मैं बताऊं आपको। पहले ईएसटी में लिखा है ना, उसके नीचे इसको नोट कर लो, फिर हेडिंग लिखिए सीक्वेंस एनोटेशन, और फिर जो मैं लिखवा रहा हूं उसको लिखना और फिर इसको मार्क करना। ठीक है। पहले इसको नोट करो। भाई मैंने कर दिया अपना फोन फ्लाइट मोड पे डाल दिया, तो बाहर हो जाओ तो दोबारा रिक्वेस्ट डालते हैं, इसलिए मैं आपका एंटर कर दूंगा। फोन मत करना, फोन मिलेगा नहीं। ठीक है। सीक्वेंस एनोटेशन पे आ जाओ और लिखो, इसमें लिखो is the approach of simply sequencing the whole set of the genome, simply sequencing the whole set of the genome that contains all the coding and non-coding, कोडिंग वाले पार्ट को भी और नॉन कोडिंग वाले पार्ट को भी करना है। ठीक है ना? कोडिंग एंड नॉन कोडिंग वाले पार्ट को, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को करना अंडरलाइन, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस इसी को अंडरलाइन कर दो। ठीक है। और आगे लिखो एंड लेटर assigning different regions and later assigning different regions regions in the sequence with function। ठीक है। माने कि जैसे कि ये वाला सीक्वेंस किसी जगह कोड कर रहा है, मान लो A G C D G, ये कोड कर रहा है, तो उसको भी करा हमने। ठीक है।
ये वाला कोड नहीं करना, इसको नहीं करना। फिर ध्यान ए जी ए टी ये कर रहे हैं, इसको कर दिया सीक्वेंस, ठीक है। ए टी टी सी ये कर रहे हैं, इसको भी सीक्वेंस कर दिया, ठीक है। तो दोनों पार्ट यहाँ पर आ गए हमारे पास, कोडिंग वाले भी और नॉन कोडिंग वाले भी, पर हम यहाँ पर सभी हो कर रहे हैं। पहले तो सीक्वेंस कर देने हैं, और सीक्वेंस करने के बाद क्या करने के बाद, सीक्वेंस करने के बाद, अच्छा मैं पूरा ही देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। टी जी ए टी टी जी टी 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 ए सी। उसमें दो तरह के सीक्वेंस है, कोडिंग सीक्वेंसेस और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, आया ना। और रणदीप इसको ही हम क्या कहते हैं, कोडिंग सीक्वेंस को कहते हैं हम क्या, एक्सॉन, और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को कहते हैं क्या हम, बोलो। इंट्रॉन। पढ़ पड़ेगा मुंह पे, नहीं बोलते। आरएनए, इंट्रॉन एक्सॉन किन रहे हो? सर DNA डीएनए है। इंट्रॉन एक्सॉन कहाँ पर होते हैं? आरएनए में, डीएनए में होते हैं। आरएनए RNA। फिर यहाँ पे सिर्फ उसको बोलोगे कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। पक्की बात है? यस सर। Yes sir। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। जो कंप्लीट डीएनए होता है, मुझे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अगर ये डीएनए है, मान लो 10 मीटर का, कितने मीटर का? 10 मीटर। 10 मीटर। 10 यूनिट, मीटर बोलो, 10 यूनिट, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 10 यूनिट, या इसके ये जो पार्ट है 10 यूनिट है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इसका, सिर्फ और सिर्फ इसका, मैं बोल दूं ये मतलब है 100 यूनिट। कितने यूनिट है ये? 100 यूनिट। 100 ही। 100 यूनिट में से सिर्फ 2 यूनिट ही एक्चुअली कोड्स फॉर प्रोटीन। भाई प्रोटीन में सिर्फ और सिर्फ कितना पार्ट कोड करता है बताओ? 2%। केवल 2%। समझ में मेरी बात? आया ना? Yes sir। 10 यूनिट में से 2 यूनिट, मतलब 100% में से 2%, ठीक है, याद रहेगी। तो डीएनए का मेजॉरिटी पार्ट क्या है, कोडिंग पार्ट है या नॉन कोडिंग पार्ट है? सर नॉन कोडिंग। नॉन नॉन कोडिंग। कोडिंग पार्ट है, नॉन कोड कोडिंग। नहीं कर रहा, ठीक है। तो कौन सी टेक्निक अच्छी है, ईएसटी अच्छी टेक्निक है या एससी अच्छी टेक्निक है? सर एसएस। एक्चुअली अच्छी टेक्निक तो ईएसटी है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो डायरेक्टली हमारे में बता देगी कि ये वाला पोर्शन एमआरएनए बनाता है। बट इसके बारे में भी तभी पता चलेगा ना जब हम पूरे डीएनए सीक्वेंस कर लेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस एनोटेशन इज अ पेरेंट टेक्निक, टेक्निकली हमारे पास एक पेरेंट टेक्निक है, इसके बाद टेक्निक है, ठीक है। अभी ना समझ आई बात मैंने क्या बोली अभी भी? यस Yes sir। ठीक है, चलिए। तो सर ये करते कैसे हैं, मतलब सीक्वेंसिंग कर कैसे देते हैं? एमएल में सवाल आ रहा हो सीखी, आया ना, ठीक है। तो उसे करने के लिए क्या होता है, तरीके होते हैं। तरीके क्या? क्योंकि अगर डीएनए मान लो ह्यूमन बॉडी में, तो यहाँ तो पता नहीं चलेगा, आप चौथे नोट कर दो, ठीक है। तो जिस सीक्वेंस पे हमें डाउट होता है ना, जिस सीक्वेंस पे हमें, बोलो क्या होता है, डाउट। डाउट होता है कि यार ये सीक्वेंस क्या हो सकता है, ये एक सीक्वेंस, एक प्रोबेबल जीन, एक पॉसिबल जीन हो सकता है। समझे नहीं आपको? ठीक है, क्या हमें लगता है कि यार ये हो सकता है कि ये एक पॉसिबल जीन हो सकता है वाला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मुझे डाउट आ रहा है, मुझे डाउट हो रहा है कि भैया यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये जीन हो सकता है। तो मैं करूँगा यहाँ पर, मैं इसके टुकड़े कर दूंगा, मैं कर दूंगा इसके पार्ट कर दूंगा, ठीक है, और इस वाले हिस्से को यहाँ से निकाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं एक वो जीन, कौन सा जीन था, उस सीक्वेंस का, उस छोटे से सीक्वेंस का मैंने एक टुकड़ा निकाल लिया, क्या निकाल लिया, उसका सीक्वेंस का छोटा सा एक टुकड़ा निकाल लिया, ठीक है। इस टुकड़े को मैं जोड़ूंगा एक क्रोमोसोम में, किसे जोड़ूंगा, बोलो? एक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ठीक है। इसको बेसिकली कहते हैं क्या,
वेक्टर डीएनए क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बोलो? वेक्टर डीएनए। वेक्टर DNA डीएनए। को एक जगह से उस जगह पे लेके जाता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया का भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, ये बोलो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का भी हो सकता है, ईस्ट का भी हो सकता है। तो सर क्या हमने बैक्टीरिया और ईस्ट में से निकाले हैं? नहीं, एक्चुअली निकाले नहीं है, ठीक है। ये हमने आर्टिफिशियली बनाए। क्या बनाए हमने आर्टिफिशियली? अरे बोला बनाए। बनाए। तो अगर ये बैक्टीरिया का है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्या नाम है इसको? बैक्टीरियल बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। BAC। क्या नाम है इसको? मैं BAC। BAC, ठीक है। वही अगर ये किसका होता? ईस्ट का। किसका होता? ईस्ट का होता तो YAC हो अब क्या जाता। बन जाए? ईस्ट आर्टिफिशियल ईस्ट क्रोमोसोम। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ठीक है। या YAC। YAC क्या लिखता मैं शॉर्ट में इसको? अरे बोलो YAC। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के लिए इस क्रोमोसोम में बनाना तो ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं किसी तरीके से इस पर्टिकुलर टुकड़े को, जैसे मुझे लग रहा है कि यार ये जीन हो सकती है, क्या हो सकती है? जीन हो सकती है, यहाँ पर मैं को जोड़ दूंगा। समझे मेरी बात को? अरे बोलो क्या नाम? यस सर। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे जोड़ दूंगा और मैं बोलूंगा फिर इस बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को मैं डाल दूंगा कहाँ पर? एक बैक्टीरिया में डाल दूंगा। अरे बोलो बैक्टीरिया में। एक बैक्टीरिया में। और वो नॉर्मली बैक्टीरिया कौन सा ही होता है? इकोलाई होता है, क्योंकि उसके रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा अगर वो ईस्ट होती, ईस्ट में एक्सपेरिमेंट करना होता तो मैं किस मिक्स में डालता उसको? ऑब्वियस सी बात है ईस्ट में डालता है। किसमें डालता है मैं उसको? अरे बोलो ईस्ट में। ईस्ट में डालता है। ईस्ट अपने आप में फंगस है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का एग्जांपल आपको इकोलाई है, तो मैं उसमें डाल दूंगा, ठीक है। अब डीएनए क्रोमोसोम डाला तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉसिबल सीक्वेंस जो मुझे लग रहा था, जो सस्पेक्टेड जीन थी, क्या थी? जो बोलना सस्पेक्टेड जीन। तो हमारे पास एक सस्पेक्टेड जीन का सीक्वेंस था, ठीक है, उसको मैंने इसमें डाल दिया। अब क्या होगा अगर ये जीन है, मान लो कि ये जो जीन है, क्या है? ये जो जीन है सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, समझ लेना, ठीक है। ये मान लो कि जीन है किसके लिए? ग्रोथ हार्मोन है। किसके लिए? बोलो ग्रोथ हार्मोन। ये जिसमें भी क्या करवाएगा? हमको ग्रोथ करवाएगा, वहां पर ये ग्रोथ करवाएगा। ग्रोथ कराएगा। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में डालने के बाद मैंने इसको इकोलाई में डाल दिया, ठीक है ना। और इकोलाई ने क्या करा? इकोलाई ने डिवाइड करा। क्या करा इकोलाई ने? बोलो डिवाइड। तो इकोलाई में बैक्टीरियल डिवाइड करा, कितने ईस्ट बनेंगे? अरे बोलो भाई सर 2। 1 से 2 बाइनरी फिजन, हाँ या ना? और जो ईस्ट बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? बोलो सर वो पहले वाले से बड़े बनेंगे। अगर पहले वाले से बड़े बन रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? सर उनके अंदर ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन है जो है वो, मतलब वो कोड कर रहा था। और वो जो हमने सीक्वेंस कहाँ से आया? वो ग्रोथ हार्मोन वो आया जो हमने सीक्वेंस सर लिया था वो आर्टिफिशियली कोड प्रिपेयर किया कर रहा था। था। हाँ जो आर्टिफिशियल था, इसका मतलब जिसको हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि ये एक ग्रोथ हार्मोन की जीन होगी, ठीक है, वो एक्चुअली वो ग्रोथ असली हार्मोन में की थी जीन भी। थी। तो हमारा जो शक था वो क्या था? बिल्कुल सही था। सही था। ठीक है, समझाने के लिए बताया गया, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। टेक्निक अलग होती है, वो आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाऊंगा। हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो। सर जैसे आपने बोला आप उसमें डाल देंगे हम क्रोमोसोम में, तो फिर तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। बेटा अभी आपने मतलब बोली ना, सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाई वाली बात, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओके सर। दिस डजंट हैपन प्रैक्टिकली, ठीक है। ये लेंथ बढ़ जाएगी, ब्रेथ कम रह जाएगी, हाइट छोटी रह जाएगी, ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या मैंने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन डाली है, और अब मैं अगर इसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन डालूंगा तो दिस बैक्टीरिया वोंट डाई, तो आपको ये बात समझ नहीं आएगी ना, याद है? यस सर। ठीक है, तो ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, एक सिंपल एग्जांपल लिया, ठीक है। अदरवाइज आई वुड हैव सेड दैट I have introduced a gene that is responsible for the formation of insulin in human DNA या human cell. Okay, so I took a gene from the beta cells of the islets of Langerhans of the pancreas and put it into the bacterial artificial chromosome. Since I have introduced the same chromosome into the bacteria, now this bacteria will start producing the insulin. Okay, now
we will go for the downstream processing and filter that particular enzyme, that particular hormone, that is insulin, और फिर वो शुगर लेवल कम करेगा। यहाँ पे शुगर हम डाल के देखेंगे, शुगर अगर कम हो जा रही है, ठीक है, इसका मतलब इंसुलिन बन रहा है। सो दैट एग्जांपल विल नॉट गो, मतलब हमें समझ नहीं सर आया। वैसे समझ में आ गया। हाँ मुझे पता है, ठीक है, समझ आ गया, क्योंकि एग्जांपल आसान था, ठीक है जी, दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, तो आपके मन में सवाल आ रहा हो कि भैया ये एक्सपेरिमेंट हमने बैक्टीरिया पे क्यों करा, जैसे आपने ईस्टी क्यों ली, क्या आपने इन दोनों को इसलिए चूज किया कि ये सिंगल सेलुलर थे, यूनिसेलुलर थे? हाँ भैया, हमने इसको इसलिए चूज किया क्योंकि ये यूनिसेलुलर थे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी हमें चूज करना होगा किसी ऑर्गेनिज्म को एक्सपेरिमेंट के लिए तो यूनिसेलुलर ही होना चाहिए, इसकी कोई जरूरत, कोई खास बात बोलो। हाँ नहीं है। नहीं है, ठीक है। आप एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी चूज कर सकते हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सर ये ह्यूमन पे भी यूज हो सकता है? नहीं, ह्यूमन में नहीं। परमिशन कौन करवाएगा, कौन वॉलंटियर करेगा कि भाई मेरे पास अपलोड एक्सपेरिमेंट, बोलोगे आप हर्षमीत करवाओगे एक्सपेरिमेंट? सर अगर आप करोगे सर करवा लूंगा। मैं नहीं करूंगा भाई, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ठीक है। So these organisms on which we perform some experiments are known as model organisms. क्या कहलाते हैं ये? अरे बोलो, तो भाई बोल दो, मॉडल ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म। Okay. ऑर्गेनिज्म। So if we have to test on a bacteria, so our model organism is कौन सा? ई कोलाई। Okay. If we have Sir, to yeast. check E. coli, ठीक है, if we have to check this on a fungus, so we have what? Yeast. और एक फंगस और होती है, तो क्या कहते हैं? न्यूरोस्पोरा। क्या कहता हूँ मैं इसको? न्यूरोस्पोरा। ठीक है, न्यूरोस्पोरा। ठीक है। अगर प्लांट पे करना है, किस पे करना है? प्लांट। प्लांट होता है, छोटा सा प्लांट होता है, कितना, ये तो बड़ा है, इससे भी छोटा प्लांट होता है, इतना बड़ा प्लांट होता है, बस इतना बड़ा, समझ रहे हो? क्योंकि मॉडल ऑर्गेनिज्म की क्या खास बात होनी चाहिए कि वो छोटा हो, है ना, लैब में आ जाए। आप बोलोगे नहीं जी मैं तो पीपल के पेड़ का एक्सपेरिमेंट करूंगा, पहले बोलो पीपल का पेड़ से, समझ रहे? अरे मॉडल ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए? बड़े से बड़ा होना चाहिए, छोटे से छोटा होना चाहिए? छोटे से छोटा। छोटे से छोटा। छोटे से छोटा होना चाहिए। और छोटे छोटा हो और रिप्रोड्यूस का रेट, रिप्रोडक्शन का रेट क्या हो? फास्ट स्लो से स्लो होना चाहिए, फास्ट से फास्ट होना चाहिए? से फास्ट। बिल्कुल, जितना ज्यादा तेज होगा उतनी जल्दी रिजल्ट आएंगे, आएगा ना? यस सर। यस सर। नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग्स उसमें ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए? सर क्या चीज? नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग्स के सर ज्यादा होने चाहिए। अरे भाई, एक आपको चार प्लांट दिख रहे हैं, 1 2 3 4, और मैं आपको 40 प्लांट दिख रहे हैं, तो अगर आपको वेरिएशन पढ़नी है, ठीक है, तो किसमें ना अच्छे से नजर आ जाएगा? 40 में। अरे हाँ, है ना यार, ये 10 फुट एक अलग तरीके से और ये 3 एक अलग, ये 30 अलग, समझ रहे हो? तो ऐसे Yes, समझ आता है, ऐसे नहीं कि 4 में से 3 में दिख रहा है, 1 में नहीं दिख रहा, तो आप बोलते हैं तो भाई मिस्टेक भी हो सकता है, हाँ है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग्स की ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होनी चाहिए। जैसे प्लांट होता है, उसका नाम होता है अरबिडोप्सिस थैलियाना। क्या नाम होता है? अरबिडोप्सिस थैलियाना। हाँ, ये तो पढ़ा गया, ठीक है। अच्छा, सर वो नहीं आ रहा था पढ़ने में। कोई बात नहीं, अब आ रहा है? थैलियाना तो आ रहा था, उससे पहले वाला नहीं आ रहा, ए वाला। अरबिडोप्सिस, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे कोई नेमाटोडा चाहिए, क्या चाहिए मुझे? कोई नेमाटोडा। तुम लोगों ने, पता है भगवान की कृपा रही है तुम पे कि कोरोना आ गया और हम लोग पास हो गए, पता है? वरना जितनी अभी मैं बच्चों पढ़ा रहा हूँ ना, आधे बच्चे आए होते हैं 12th में, आधे यहाँ में होते हैं। नेमाटोडा, अरे भाई कीड़ा समझ लो, क्या होता है? कीड़ा होता है। क्या होता है? कीड़ा। अब आया ना समझ में, ठीक है। अगर हमें कोई नेमाटोडा चाहिए तो हम यूज करते हैं सी एलिगेंस। क्या यूज करते हैं? सी एलिगेंस। ये वो एलिगेंस की ब्रांड नहीं है, स्पेशल में वो करती है ब्रांड में इसकी,
सीधा ऐसा लगा के ये वो नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, पर इन सबसे ज्यादा ये एक तरफ और एक मॉडल ऑर्गेनिज्म इसमें सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट होता है, वो है एक आर्थ्रोपोडा। क्या है वो? एक आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो आर्थ्रो का अर्थ होता है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो इंसेक्ट है वो, और उसका नाम है क्या? अरे पढ़ा रखा है, ड्रोसोफिला पूरा नाम बताओ। ड्रोसोफिला मेलेफिसेस्टर। अबे भाई यार, थॉमस हंट मॉर्गन का नाम सुना है? टीएच मॉर्गन का। यस वो मक्खी वाला एक्सपेरिमेंट, मक्खी वाला एक्सपेरिमेंट। लिंकेज रिकॉम्बिनेशन सुना है मैंने मुझसे कभी जिंदगी में? यस याद है। अब एक काम करो, अपने हाथ पे ऐसे करके थोड़ा सा ना ऐसे करो और अपने मुंह में थप्पड़ मारो। सर मेरे को याद था। भाई देखो ये है, और इनमें सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है? कौन? ड्रोसोफिला। मेलेफिसेस्टर। अबे कॉमन नाम बताओ उसका क्या है? फ्रूट फ्लाई। फ्लाई। ये फ्रूट फ्लाई है। मक्खी नहीं बोलना इसको, मक्खी नहीं है, नहीं नहीं बोल। मार पड़ेगी मक्खी बोला तो। मक्खी होती है मस्का डोमेस्टिका। क्या होती है? मस्का डोमेस्टिका। पूरा मतलब फ्रूट फ्लाई है ये, ठीक है। पेपर में गलत कर दोगे सवाल। तो मेरा कहने का मतलब था मक्खी हमारे जैसी। ये सर के ऊपर से ऐसे निकल गई। सर आ गया। आ गया? आ गया। तो सीक्वेंस एनोटेशन आपने लिख लिया? पहले बताओ मेरे को, ठीक है। अब मैं यस सीक्वेंस एनोटेशन के आगे कंटिन्यूएशन आपको कुछ लिखवा रहा हूँ, एक दो पॉइंट्स है, एबीसीडी करके लिख लो, ठीक है। लिखो लिखो। फॉर सीक्वेंसिंग comma for sequencing comma the total DNA from a cell is isolated the total DNA from a cell को डाल दो ब्रैकेट में, ठीक है ना। is isolated and converted into smaller size fragments समझ रहे हो? हाँ या ना? ठीक है, आगे लिखो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी पॉइंट। DNA fragments are introduced into the suitable host host कौन होता है? अमिताभ बच्चन? नहीं सर, नहीं होता, वही, अरे वही तो होता है होस्ट। जिसके ऊपर कुछ हुआ मतलब जो एक्चुअली इस डीएनए को रिसीव करेगा, डीएनए फ्रेगमेंट को रिसीव करेगा, वो होस्ट है, ठीक है। यस सर। ठीक है ना। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स आर क्या लिखा है? इंट्रोड्यूस्ड इन सुटेबल होस्ट। वो एक्चुअली मॉडल ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, तो ब्रैकेट में लिख लो मॉडल ऑर्गेनिज्म ब्रैकेट क्लोज using specialized vectors for example BAC and YAC। अरे लिख लिया?
देख लिया, BAC एंड YAC, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब C पॉइंट, फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA are then sequenced by automated DNA sequences which work on the principle developed by एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस टेक्निक को इजाद किया था कि हम सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसको कहता हूँ क्या मैं, सैंगर्स मेथड, पर यहाँ पे हम साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हैं, द प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय F. सैंगर, ठीक है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, द अलाइनमेंट। सीक्वेंस तो कर दिया कि भैया ये एक सीक्वेंस ये है, एक सीक्वेंस ये है, एक सीक्वेंस ये है, एक सीक्वेंस ये है, कर तो दिया। अब इनको क्या करना है, अलाइन करना है कि किसके बाद क्या है। तो यहाँ पे लिखो, द अलाइनमेंट ऑफ दिस सीक्वेंसेस based on computer programs are developed, ठीक है। लास्ट में हमने क्या करा, इनकी सीक्वेंस को लगा पाए, हमने क्या करा, हमने ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ऐसे सॉफ्टवेयर हमने बनाए। समझ तो नहीं आ रही होगी मेरी बात? अरे बोलो, आए ना, ठीक है। सबसे पहला था DNA को लिया, उससे कॉपी कर दिए, वो डाल दिए वेक्टर में, वेक्टर को डाल दिया मॉडल ऑर्गेनिज्म में, पता लग गया काम कर रहा है, उसकी सीक्वेंसिंग कर ली। सीक्वेंसिंग का तरीका किसने निकाला, सैंगर ने। सैंगर किस मेथड से सीक्वेंसिंग कर ली, अब उसको अलाइन कर दिया। समझ गए ये बात को? यस सर। आया ना? यस लावण्या, NCERT निकाल लो। NCERT में जहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दे रखा है, उसके राइट साइड वाला पेज देखो, राइट साइड के पेज के सेकंड कॉलम के नीचे वाली साइड पे एक डायग्राम दे रखा है, जिसमें एक लड़की बनी हुई है, कंप्यूटर बना हुआ है, दिख रहा है डायग्राम, है NCERT? हाँ Yes, जी sir. मिला कुछ? अरे दिखा, Yes, sir. क्या 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 दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? क्रोमोसोम बना हुआ नजर आ रहा है वहाँ पे पीले रंग का, Yes, sir. एक लाल रंग की जैकेट में एक लड़की नजर आ रही होगी, लड़की है। एक हाँ, कंप्यूटर नजर आ रहा होगा, उस पे कोड लिखा हुआ है। सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो भैया देखो, वहाँ पे जो चीज समझा रखी है ना, वही मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। कोई दिक्कत तो नहीं है उससे किसी को, कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी? नो सर। No, sir. पक्का? यस आप एक काम करो, अब आप इस वाले पार्ट हिस्से को नोट करो, ठीक है। जिसमें समझाएंगे इसको नोट कर लो, ठीक है। सर, ये जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है ये नहीं करने। नहीं करना, अभी नहीं करना, ठीक है। जल्दी से करो तो मैं फिर इसको करवाऊँ आगे, फटाफट करो। अरे समझ आई बात मेरी, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, सैटरडे को मॉर्निंग में सबकी छुट्टी है, सैटरडे को सबकी मेरा स्कूल है। ठीक है। कोई क्लास तो नहीं है ना सैटरडे को सुबह?
9 बजे से होती है, 9 से 10, 10:30, उसके बाद नहीं है। सर मेरी 8:30 से होती है। अच्छा ठीक है, चलो कर लिया भैया नोट। तो सर यस आपने सर। प्लान्स के सामने क्या लिखा है? ए एरोबिडोप्सिस, एरो इसकी स्पेलिंग में लिख देता हूँ ठीक से, गलती ना हो, रुक जाओ। एरो बी एरोबिडोप्सिस, एरोबिडोप्सिस थैलियाना, क्या लिया आना? थाली आना। लिखा? एरम एरेबिडोप्सिस थैलियाना, फुल फॉर्म लिख दी भाई मैंने, ठीक है। ओके। चलो ठीक है, आगे आ जाओ। ये मॉडल रैंडम को उतार लिया वैसे, आप अभी तक बोले नहीं उतारने के लिए, ठीक है। आओ भाई, ये खत्म होता है हमारे पास, मेथोडोलॉजी खत्म होती है, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं मॉडल ऑर्गेनिजम्स की। ये नोट कर लिया ना ऐसा, चलो। यस सर। मुझे अभी अभी याद आया कि ना मैंने आपको एक चीज पीछे पढ़ाई नहीं है, मुझे मिस हो गई, और आप लोग नलायक हो कि किसी ने को याद भी नहीं दिलाया कि सर आपने वो चीज छोड़ दी है। इसमें पता है वो चीज क्या है इस चैप्टर में? सर हम आपसे मतलब ऐसे बोले हैं सर, हमने तो एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं है। वी हैवंट रेड एनसीईआरटी इवन फॉर अ सिंगल टाइम, है ना? ये पढ़ी है किसी ने? किसी ने पढ़ी? आपका छुड़वाते छूट गया एक टॉपिक, पढ़ाते पढ़ाते मिस हो गया, जान मुझसे छुड़ाई गलती छूट गया, क्योंकि वो चीज किसी से जुड़ी हुई नहीं थी, वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल, ये छूट गया, ठीक है। ये भैया रखिए, मेरे को याद था ये, बट मेरे को लगा आप लास्ट में पढ़ाओगे तो मैं बोली नहीं। अब तो खत्म हो जाएगा चैप्टर, पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं, ठीक है, और चलो करवा दूंगा, ठीक है। चलो अभी करवाते हैं, देखते हैं कब करवा पाते हैं। तो भैया ये हो गया हमारे पास, अब हम आते हैं मॉडल ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखे, पहले तो क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें। डिफाइन मॉडल ऑर्गेनिजम्स, डिफाइन मॉडल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, फुल स्टॉप। राइट फोर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट फोर कैरेक्टरिस्टिक्स of an organism, of an organism, of an organism, सर राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद क्या है? characteristics, characteristics, characteristics that of an organism that makes it, that make it, that make it, ऐसे that यहाँ पे दो आना चाहिए, ठीक है। those make it, those make it, those make it a model organism। एक ऑर्गेनिज्म के चार कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखे हैं जो उसको एक अच्छा मॉडल ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से लिखना है? लिखना है आपने अपनी कहाँ से पढ़ के? तो बोलो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से पढ़ के, ठीक है। लिखा हुआ है वहाँ पे, आराम से पढ़ेंगे। जिस पेज पे मैं अभी आपको पढ़ा रहा था ना, दिखा रहा था, यहाँ पे कंप्यूटर मीटर पढ़ा बना हुआ था, उसी पेज के सबसे टॉप पे एक पैराग्राफ दे रखा है, उसमें आपको मिल जाएगा सबसे ऊपर लिखा हुआ, ठीक है, ठीक है। यस सर। चलो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, राइट साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, याद है? यस सर। आया यस सर। यस सर। क्या सवाल? यस सर। साइलेंट फीचर्स, अच्छा आप एक काम करो, जिसने ये नहीं लिखा उसको नोट कर लो। इस सवाल, जो सवाल लिखा है ना, उस सवाल के बाद आप छोड़ दो, ये क्वेश्चन के बाद आप छोड़ दो, आधा पेज छोड़ दो, ठीक है, और आधे पेज के बाद ये सारे एग्जांपल्स लिख दो।
फटाफट करो नोट। Done, sir. Yes, sir. चलो जी, ठीक है। तो साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज एचजीपी। चलो तो इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। लिख तो लिया ही हम, लिख तो लिए होंगे आपने एनसीईआरटी में पढ़ा था ना, या Yes, sir. टाइम से पढ़ा, ठीक है। फिर देखो क्या क्या बातें पता चलती है हमें अगर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को ढंग से देखें, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन चीज था, ठीक है। सबसे पहले तो हमें भाई पूरा पूरा ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस मिल गया। क्या मिल गया हमें? पूरा पूरा ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस मिल गया। और हमें ना वहाँ पे एग्जैक्ट नंबर ऑफ पता चलेगा कि किसमें उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड बेसिस है। तो हमें पता चला कि उसमें कितने भाई, जो हम 3.3 बोलते थे एक्चुअली वो 0.7 million. 316.7 मिलियन बेसिस है। कितने हैं? कितने मतलब 3.16.7 million. 164 बिलियन, ठीक है। अरे हाँ है ना। Yes, sir. दूसरी बात पता चली कि भैया देखो जो जीन है ना, जो जीन है उसका कोई दीन ईमान नहीं है। क्या नहीं है उसका? कोई दीन ईमान नहीं है। हाँ, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि उसके साइज से कुछ पता नहीं है हमें, ठीक है। वो जीन कितनी सी भी हो सकती है, ठीक है। और वो जीन क्या इतनी बड़ी भी हो सकती है। मतलब कि सबसे बड़ी जो जीन है ना, वो जो जीन है वो जीन है हमारे पास एक प्रोटीन की, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रोफिन। क्या नाम है? बोलो। Muscular. Muscular मस्कुलर dystrophy. डिस्ट्रोफिन एक प्रोटीन होता है, ठीक है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, ये जीन उसको बनाती है, ठीक है। और इसका जो साइज है ना, पता है कितने बेसिस का है? 3,000. 2.4 मिलियन बेस पेयर का साइज है। कितने बेस पेयर का साइज है? 2. कैन यू इमेजिन 24 लाख बेस पेयर लगे हुए हैं तो जाके एक जीन बन रही है। अरे समझ रहे मेरी बात को? आया ना, ठीक है। 24 लाख, क्या बोल रहा हूँ मैं, 24 लाख एक्चुअली, ठीक है। 24 लाख बेसिस लगे हुए हैं तब जाके एक जीन बन रही है। और अगर उस जीन में मानते हो अगर हल्की से भी गड़बड़ी हो गई, अगर गलती से भी सीक्वेंस अलग हो गया, ठीक है, तो जीन में म्यूटेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीन में म्यूटेशन आ जाएगा और हमारी बॉडी में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनना हो जाएगा बंद। समझ आएगी मेरी बात? ठीक है। और होता Yes. भी एक बीमारी होती है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है। जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है ये, ठीक है। और छोटी तो वही कितनी छोटी भी हो सकती है। ये वाली बात हमें पता चली। दूसरी बात हमें क्या पता चली? दूसरी बात हमें पता चली कि दूसरी बात हमें पता चली तीसरी बात कि जो नंबर ऑफ जीन्स हैं, जो पहले समझा जाता था कि 80,000 से लगभग लगभग 1,60,000 के आसपास हमारी बॉडी में क्या होंगी? जीन्स हो गया। ना, गलत हो गया। हमें पता चला कि ये जीन्स कितनी है? केवल और केवल 30,000 के आसपास हमारी बॉडी में जीन्स। कितनी जीन्स है? बोलो। 30,000. 30,000. और इस 30,000 में से भी ना मोटा मोटा 15,000 जीन्स जो हमने आइडेंटिफाई करी, हमें वो पता नहीं वो किस चीज के लिए कोड करते हैं। समझ मेरी बात को? Yes, sir. तो 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स, 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स का जो फंक्शन है वो क्या है? हाँ, Unknown है. आर ऑफ अननोन फंक्शन। ये हमें किसी फंक्शन के बारे में बताती ही नहीं है, ठीक है। अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। Yes, sir. चलो, 5वीं चीज पता चली कि पूरा सीक्वेंस कराना, पूरा सीक्वेंस करने का मैटर पूरा खराब हो गया, ठीक है। खराब इसलिए हो गया 2% बाद वर्क में पता चला कि सिर्फ और सिर्फ 2% पार्ट ही डीएनए है जिसको बनाता है।
प्रोटीन कोड करता है, प्रोटीन। बेकार है, बेकार मतलब इट डजंट कोड फॉर एनीथिंग। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? तो नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ द यस सर डीएनए, फिर नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ द जीन। ठीक है, जीन के अंदर से भी कुछ हिस्से होते हैं ना, इनको आप इंट्रॉन्स कह देते हो बाद में एमआरएनए के अंदर। ठीक है, इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स हटा दो, फिर यूटीआर। समझ रहे हो? तो सारे इससे अगर हटा दिए जाए तो देखने पे पता लगता है कि सिर्फ 2% पार्ट के डीएनए का एक्चुअली जीन प्रोटीन के लिए कोड करता है, बाकी सारा पार्ट बेकार है। ठीक है, छठी चीज बेकार है मतलब क्या, सीक्वेंस क्या है उसमें, मतलब क्या कोड नहीं कर रहा है किसी चीज के लिए। एक्चुअली वाली बात देखने में समझ आती है। ठीक है, कि जो मेजॉरिटी पोर्शन है, क्या है जो मेजॉरिटी पोर्शन है डीएनए का, दैट इज रिपीटेटिव। क्या है वो, बोलो? रेपिटेटिव रेपिटेटिव रिपीटेड डीएनए मतलब कि अगर मैं डीएनए को बनाऊं, ठीक है, तो उसमें से मेजॉरिटी पोर्शन क्या रिपीट ही करता है, जैसे कि ए जी जी जी, ए जी जी जी, ए जी जी जी। तो ये सीक्वेंस है ए जी जी का। ठीक है, मान लो ये रिपीट कर जा रहा है, कितनी बारी? 10 लाख बारी ये रिपीट कर जा रहा है। समझ रहे हो बात को? तो आपको लगता है क्या कि कभी कोई जीन बन पाएगा? ये लगता है आपको? अरे यार, 2 2 2 4 4 4, 2 2 2 4 4 4। ठीक है, 2 2 2 4 4 4, ये रिपीट करना है 10,000 बारी, पहले 10 लाख बारी। ठीक है, तो आपको लगता है क्या कि कभी इसमें से कोई बीच में कोई ऐसा नंबर आ पाएगा जो आप इसमें फोन मिला हुआ फोन मिल जाए? ये तो पॉसिबल नो सर कभी नहीं होगा। कोई कॉम्बिनेशन ले लो। हाँ, पर इसके 10,000 बार रिपीट करने के बाद जब ये कर रहा होता है ए 2 2 2 4 4 4, तो एक सीक्वेंस आ जाता है बीच में 9 9 1 0 1 1 6 7 6। समझ रहे हो बात को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 6 7। ठीक है, फिर आ जाता है आगे 2 2 2 4 4 4, 2 2 2 4 4 4। अब करेगा कोड फिर 10,000 वाली। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इन 20,000 पेयर्स में से, इन 20,000 सीक्वेंसेस में से कितने सीक्वेंस थे जो जिस मतलब कितना पार्ट था इसमें एक्चुअली जीन जो जीन की तरह काम कर रहा था, जो प्रोटीन बना रहा था, कितना हिस्सा था? मैं बोलो नीचे वाले 10,000 की तरह सिर्फ वाले में से ये वाला हिस्सा, ये जीन है। समझ आ रही है भाई बात मेरी? हाँ या ना? शीतल बोलो भाई, शीतल समझ आई बात? यस सर ये वाला हिस्सा क्या है? ये वाला हिस्सा रिपीटेटिव डीएनए, कौन सा डीएनए वाला पूरा हिस्सा? रेपिटेटिव डीएनए ये किसी चीज के लिए कोड करता है नहीं करता? नहीं करता। ठीक है भैया, आपको मैं बताऊं कि मेरे डीएनए में, डोनाल्ड ट्रंप के डीएनए में, ठीक है, शाहिद अफरीदी के डीएनए में, ठीक है, जैक मा के डीएनए में, अंबानी के डीएनए में, और भाभी का आपके डीएनए में सिर्फ और सिर्फ पता है कितने का फर्क है? पता है कितने का? सिर्फ 0.01 0.01 बाकी हम सब में डीएनए क्या है? सेम। सेम ठीक, बोलो भाई, आया ना? यस ठीक है, yes मैं वाली भाषा में क्या पढ़ाऊंगा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, समय वाली भाषा चलती है। उसके बाद एक बात हमें और समझ आती है, ठीक है, साथी बात कि भैया देखो, अगर हम नंबर ऑफ जीन्स की बात करें, इसकी बात करें, अगर हम नंबर ऑफ जीन्स की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो जीन्स प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे प्रेजेंट है। अरे बोलो, क्रोमोसोम नंबर 1 में ठीक है ना? लगभग 3,000 जीन्स प्रेजेंट है। कितने जीन्स प्रेजेंट है? 2968 2968, ऑलमोस्ट 3000। ठीक है, और सबसे कम प्रेजेंट है वाई क्रोमोसोम में। किस पे? अरे बोलो, बाय क्रोमोसोम में कितनी? सिर्फ 231। 231 ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि लड़के और लड़की की बॉडी में, अच्छा लड़की चिकन खाए तो हजम होगा, लड़का खाए तो नहीं होगा। होगा होगा तो चिकन को डाइजेस्ट करने वाला, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जीन क्या वाई क्रोमोसोम पे होगा या किसी आम क्रोमोसोम पे होगा?
आर्म क्रोमोसोम पे होगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है लड़के और लड़के के बीच में, ठीक है, देखो भैया 45 क्रोमोसोम तो क्या है, बिल्कुल सेम है। 45 क्रोमोसोम से क्या है, बेटा और बेटी में सेम है, ठीक है। सेम है। बॉय और गर्ल में मेल और फीमेल में सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम का फर्क है, इसका नाम क्या है, वाई। वाई क्रोमोसोम, और उसकी वजह से डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो इस मेजॉरिटी चीज तो सेम की सेम है, आया, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट खत्म होता है। जाते जाते एक सवाल लिख लो होमवर्क के लिए, सवाल लिखो एक और आखिरी में, राइट, देखो, राइट द एप्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइट द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, लिख लिया, Yes, sir. ठीक है। यस सर। चलो भाई,